अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, सबसे पहले प्रॉब्लम है क्या चीज़ है। प्रॉब्लम जो है ये हमारी किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम कंप्यूटर से रिलेटेड भी हो सकता है, हमारा प्रॉब्लम फिज़िक्स से रिलेटेड हो सकता है, या हमारा बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम होगा किस तरह का, जैसा कि फ़र्ज़ करें हमारा जो एक शोरूम है, उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें तमाम गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, जिसमें तमाम जो है वो उसका बिज़नेस का सारा रिकॉर्ड हो, कितना प्रॉफिट आ रहा है, रिपोर्ट बनानी है, इस तरह के जो सारे मुख्तलिफ काम हैं वो सारे काम वो सॉफ्टवेयर कर सके। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है कि हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो कि हमारी ये मसाइल हल कर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये कंप्यूटर के अलावा और चीज़ों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमने एक अगर मकान बनाना है तो वो भी हमारा एक प्रॉब्लम है कि हमने एक मकान बनाना है, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। अच्छा, अब प्रॉब्लम जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत से हम जो है वो देखते रहते हैं। ठीक है, हमने एक जगह से दूसरे शहर जाना है, वो भी एक प्रॉब्लम का, उसको भी हम कहेंगे। ठीक है, तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो है उसको फेस करते रहते हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने का तरीक़ाकार होता है प्रॉपर, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ख़ास तरीका होता है। ठीक है, उस चीज़ को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, जिस तरीक़ेकार से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अब प्रॉब्लम जो है वो आईटी कंप्यूटर से रिलेटेड भी होती हैं, जैसे कि मैंने अभी शोरूम की मिसाल दी। ठीक है, स्कूल के अंदर अगर हम एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहें तो वो भी एक कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिस पे हम सारा फ़ी रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स का जो मार्किंग का सारा रिकॉर्ड है, फिर उसके बाद सैलरीज़ और सारी चीज़ें उसके अंदर हम डाल सकते हैं, अटेंडेंस। तो इन सारों के लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाया जा सकता है। तो ये जो ऐसा प्रॉब्लम है ये आईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम कहलाएगा। इसी तरह मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम कोई एक लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस से सॉल्व कर रहे हैं, वो क्या है कि वो हमारा एक प्रॉब्लम है कि उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, एक्स वाई फाइंड किया। अच्छा, इसी तरह फिज़िक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हमने क्या करना है कि हमारे पास मैथ एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हमने फोर्स फाइंड करना है, एफ इज इक्वल टू एम एल लगा के जो भी हम उसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि फ़िज़िक्स से रिलेटेड है। अच्छा, तो इसी तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है बहुत सी तरह के प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, अब एक एग्जांपल है कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि क्या करे कि हमारा एक फ़र्ज़ करें हमारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, और उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए और टाइम ताकि वहाँ पे बच जाए और हमारे पैसे भी बच जाए, इस चीज़ के लिए हम एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो क्या करेंगे कि वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो उसका सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है, उसको किस तरह से बनाना है, इस चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्विंग कहेंगे हम। यानी कि स्टोर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, स्टोर में हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें, उनका कितनी बिक रही है। जैसे कि हमारे ये बायर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में होता है कि वहाँ पे बार कोड रीडर लगा होता है, हर चीज़ को उसके आगे करते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है वो उसका डाटा चला जाता है कि इसने ये एक चीज़ ख़रीद ली, फिर दूसरी को आगे करेंगे, रिसिप्ट्स ऑटोमेटिकली बन जाती है। ठीक है, पैसे कैलकुलेट हो जाते हैं, फिर इस तरह उनकी रिपोर्ट्स और बहुत सी चीज़ें जो कि उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए बन जाती हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हमने किचन में चाय बनानी है तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इसी तरह एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है फिज़िक्स से रिलेटेड, उसको भी हम एक प्रॉब्लम कहेंगे। जैसे मैंने पहले भी एक मिसाल दी, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, फोर्स फाइंड करनी है, तो वो भी हमारा प्रॉब्लम है कि हम एक फोर्स फाइंड करना चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लम कहलाती है। अब व्हाट प्रॉब्लम है क्या चीज़, प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि वो हमारी ज़रूरत है। ठीक है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जो हमारा मसला है, जिस मसले को हल करना चाहते हैं, वो उस चीज़ को हम प्रॉब्लम कहेंगे। क्यों करते हैं, वाई, हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपना जो भी हमारा मसला चाह रहा है, ठीक है, जो भी हमारी ज़रूरत है वो पूरी हो सके। इस वजह से हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी होती है। अच्छा, उसके बाद हाउ, कैसे करते हैं, उसको करने के लिए अगर वो कंप्यूटर से रिलेटेड है तो उसको उसके ज़रिए से हम उसको ठीक करेंगे, यानी कि उसका एक सॉफ्टवेयर बना देंगे, या जिस तरह से भी वो कंप्यूटर से रिलेटेड है
तो उस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। अगर वो फिज़िक्स से रिलेटेड है तो उसके रूल से उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब कब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को हम जब हमें ज़रूरत है उसको सॉल्व करने की तब सॉल्व करनी शुरू करेंगे, ठीक है। और कितने टाइम में करनी है इसको भी देख के हमने करना है। अगर हमने स्टोर चला रहे हैं, हम कहते हैं एक महीने में हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हमारे पास फिर फिक्स टाइम एक महीना है, उसके मुताबिक हम उसको सॉल्व करेंगे, उसका सॉफ्टवेयर बनाएंगे। उससे लेट भी नहीं कर सकते और जल्दी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोशिश ये करेंगे कि जितना अच्छा हो सकता है उसको बनाया जाए। अच्छा, उसके बाद वेयर, कहाँ पे बनाया जाएगा। अगर वो कंप्यूटर से रिलेटेड है तो कंप्यूटर पे बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हु, कौन बनाएगा, यानी कि प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा। प्रॉब्लम को अगर एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो फिर एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। अगर वो बिल्डिंग बनानी है कोई हमने, तो उसके लिए जो है वो जो इंजीनियर है, आर्किटेक्ट इंजीनियर और दूसरे जो सिविल इंजीनियर है वो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो कि इस चीज़ से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अच्छा, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर अगर फ़र्ज करें हम बना रहे हैं, उसके लिए उसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, मेन जो चीज़ें उसमें हमें ज़रूरत है। बिलिंग का निज़ाम, ठीक है, यानी कि हम सारी चीज़ें उसमें बार कोड के ज़रिए एंटर करें तो उसका बिल ऑटोमेटिकली बन जाए, ठीक है। उसकी कीमत हमें ना डालनी पड़े, वो खुद ब खुद पड़ जाए, ठीक है। उसकी फिर रसीद भी बन जाए, रिसिप्ट उसकी जो है वो हमें हासिल हो जाए, प्रिंट हो गई। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, जितनी चीज़ें हमारे पास अपने डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर मौजूद है, वो सारे की सारी जो चीज़ें हैं उसकी इन्फॉर्मेशन उस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हमारे पास ये चीज़ें मौजूद है और इतनी मकदार में मौजूद है और उनकी ये कीमतें हैं। अच्छा, उसके बाद रिपोर्ट्स, हम अपना जो भी चीज़ें बेच रहे हैं सारी चीज़ का रिकॉर्ड उसके अंदर सॉफ्टवेयर में जाता रहे। और फिर बाद में हम अगर फ़र्ज़ करें मंथली रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि इसमें कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितना पैसे किसको दिए, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ों के लिए हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो ये काम भी वो सॉफ्टवेयर हमारा कर दे। फिर रिकॉर्ड कीपिंग है, डेली जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जो चीज़ें बिक रही हैं, जो चीज़ें हम ख़रीद रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ों का रिकॉर्ड उस सॉफ्टवेयर के अंदर आता रहे। उसके बाद कैलकुलेशंस, ठीक है, मुख्तलिफ कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैलकुलेट करना, नेट प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना खर्चा हो रहा है, कितनी चीज़ें हम ख़रीद रहे हैं, कितनी हमारी बिक गई है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना। अकाउंट बनाना, ओनर का अकाउंट, ओनर को कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है, दूसरे वर्कर्स को कितने कितने पैसे मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब ये एग्जांपल है कि अगर हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसमें हम ये सारी चीज़ें जो मेन है, ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि ये वाला काम हमें करके देगा। तो हमने जब सॉफ्टवेयर को बनाना है तो इन चीज़ों को फोकस करके बनाना है। फालतू चीज़ों जो इरेलीवेंट है उनसे हमारा तलब नहीं होता, उनको इरेलीवेंट चीज़ों को हम हटा देंगे, ठीक है। जैसे हम अगर कहें कि हम 50 थीमें डाल दें सॉफ्टवेयर में, तो वो 50 थीमों की ज़रूरत नहीं है, एक थीम काफ़ी है। अच्छा, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की चीज़ है। प्रॉब्लम सॉल्विंग असल में वो स्किल है, वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए से हम जो है वो क्या करते हैं कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड तरीक़ाकार है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए कि हम क्या करते हैं कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उस तरीक़ाकार को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें एक पूरा एक उसका तरीक़ाकार है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड तरीक़ाकार है जिसको फॉलो करके तो हम एक सॉफ्टवेयर बना सकेंगे। वो तरीका जो है उसके 9 स्टेप्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है, ये 9 स्टेप जो है ये हमें पूरे करने पड़ेंगे। पहला जो है इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। पहले सबसे प्रॉब्लम ढूंढेंगे, हमारा प्रॉब्लम है क्या, फालतू चीज़ें निकाल देंगे। फिर स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, हम उसके लिए देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाना है उस सॉफ्टवेयर के लिए क्या चाहिए, यानी कि वो सॉफ्टवेयर के फंक्शन क्या होंगे, करेगा क्या, यूज़र को जो जो हमसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है
उसको ज़रूरत किन किन चीज़ों की है, वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं। फिर एनालाइज द प्रॉब्लम, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को हम देखते हैं कि क्या ये सॉफ्टवेयर बन भी सकता है कि नहीं, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ऐसी चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर के लिए हम देखते हैं। इस चीज़ को हम एनालिसिस कहते हैं। चौथा जो स्टेप है वो है डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। उसके बाद हम उसका एल्गोरिदम लिखते हैं जो कि एक स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार होता है कि सॉफ्टवेयर को बनाया कैसे जाएगा। फ्लो चार्ट भी एल्गोरिदम ही है, बस फ्लो चार्ट जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम की, यानी तस्वीरों से अगर हम एल्गोरिथम को दिखाएं तो उसको फ्लो चार्ट कहेंगे। इसके कुछ अपने रूल्स होते हैं फ्लो चार्ट के। अच्छा, फिर राइटिंग द प्रोग्राम यानी कि कोडिंग, फिर उसके बाद प्रोग्राम को हम लिखना शुरू कर देंगे जो कि सबसे मुश्किल काम है। और वैसे ये है कि अगर पूरी तरह से सॉफ्टवेयर को अपनाया जाए तो कोडिंग जो है वो सिर्फ 15% है एक सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर, 85% दूसरे काम है। लेकिन जो छोटी फर्म्स बनाती हैं वो आमतौर पे जो है वो ऐसे ही करती हैं कि वो ज़्यादा अपना फोकस कोडिंग पे ही रखती हैं। दूसरे काम जो बहुत ज़्यादा यानी कि ज़रूरी नहीं होते आम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो उनकी तरफ हो नहीं जाती। अच्छा, उसके बाद टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम है। प्रोग्राम को बनाते हुए साथ साथ चेक भी करते रहेंगे, ठीक है, और जो भी ख़राबी आएगी उसको ठीक करते रहेंगे। डीबग का मतलब है एरर्स को निकालना। उसके बाद इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, हम अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे कि उसको मुकम्मल करने के बाद इकट्ठा करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल कर देंगे कंप्यूटर पे, उसको चला देंगे। इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। उसके बाद मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको साथ साथ जो नई चीज़ उसमें डालनी है या उसमें कोई चीज़ बदलानी है, ठीक है, कोई चीज़ ख़राब है निकालनी है, ये सिलसिला साथ साथ चलता रहता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो है ये सॉफ्टवेयर बनाते हुए साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन हम करते रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स हम लिखते रहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को डिटेल से देखेंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में ये है कि सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम ये है, ठीक है, उसमें से फालतू चीज़ें निकाल देंगे, जो हमें ज़रूरत है सिर्फ उस चीज़ को सामने रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो जितनी इरेलीवेंट चीज़ें हैं जिनका सॉफ्टवेयर में हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में हम दूसरी चीज़ें डालनी शुरू कर देंगे, यहाँ पे हमें रोज़ की न्यूज़ है जो वो भी मिल जाए करें, या इस तरह की कुछ और चीज़ें इंटरनेट से इसके अंदर डाल जाएँ या हम खुद डाल दिया करें जो कि हमारे उस डिपार्टमेंटल स्टोर से रिलेटेड ही नहीं है, तो इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से इरेलीवेंट चीज़ें उसमें नहीं डालनी। अच्छा, हम ये देखेंगे कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, हमने सिर्फ उस चीज़ को उसके अंदर डालना है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपको मैंने जैसे पहले भी दी डिपार्टमेंटल स्टोर वाली, कि उसमें हमें क्या क्या ज़रूरत है सिर्फ वो सामने रखेंगे, फालतू चीज़ें नहीं। फिर कैलकुलेटर की एग्जांपल लें तो हमें अगर कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो हमें उसमें हमारा मकसद उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और ऐसी चीज़ों से उसके अंदर हम कहेंगे कैलकुलेटर में एक छोटी सी गेम भी डाल दें, तो उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो इरेलीवेंट चीज़ है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम निकाल देंगे। दूसरा टॉपिक है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स में हमने ये देखना होता है कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर की उसने करना क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, उसकी बेसिक ज़रूरियात क्या हैं जो कि हमने पूरी करनी है उस सॉफ्टवेयर के अंदर। यानी कि जो यूज़र हमसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसकी उन चीज़ों को सामने रख के उसका हम जो है वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे अपने सॉफ्टवेयर को बना के। फिर हम ये इसमें बताएंगे कि इस सॉफ्टवेयर करेगा क्या, ठीक है, उसके सारे फंक्शन क्या होंगे, उसका ये मेन पेज होगा, उसमें ये बटन दबाए तो ये हो जाएगा, उसमें रिपोर्ट्स बना सकता है, ठीक है, वो क्या क्या कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें हम लिखते हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, उसमें ही सारा कुछ लिखते हैं। फिर सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स, उसमें क्या क्या है, रिपोर्ट जनरेशन है, लॉगिन का सिस्टम मौजूद है, ठीक है, यूज़र्स मैनेजमेंट सिस्टम है पूरा। फिर उसके बाद उसमें चीज़ों की इंफॉर्मेशन मौजूद है। इस तरह जो कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है वो बताएंगे। फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कैसा कंप्यूटर चाहिए, कैसा सिस्टम चाहिए हमें, क्या इंटरनेट की भी ज़रूरत है, कंप्यूटर जो है वो कम अज़ कम कोर टू डू हो या इस तरह, ठीक है, कम अज़ कम कितनी रैम हो, ये सारी चीज़ें ये भी लिखी जाती है। उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि कंप्यूटर के काम करने के लिए के इससे मुतल्लिक होती है। यानी कि ये सॉफ्टवेयर रिपोर्ट बना सकता है तो ये इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स,
कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो कितना रिलायबल है, ठीक है, कितना एक्यूरेट है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके लिए उसकी लुक कैसी है, ये सारी चीज़ें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है, तो इनको भी लिखा जाता है। क्योंकि हम जितना अच्छा सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, देखने में भी, इस्तेमाल करने में, उतना ही हमारे लिए जो है वो बेहतर है, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर एक क्या है कि डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा जाता है। डॉक्यूमेंटेशन पूरे 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 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के अंदर चलती रहती है। अच्छा, अब इस रिक्वायरमेंट हम ऐसी लिखेंगे कि ताकि हमें जो उसका हमने उसको जब हमने डिज़ाइन करना है, ठीक है, कि वो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, वो चीज़, और उसके बाद जब वो पूरा मुकम्मल हो जाएगा इंस्टॉल होने तक, चलने तक, उस सब का आइडिया हमें पहले ही हो जाए, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंट है वो ऐसा होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंट, जिससे हमें उस चीज़ का पहले ही आइडिया हो जाए। अच्छा, तीसरा जो फेज़ है इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल का, वो है कि उसको एनालाइज करना है। अब पहले हम देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के प्रॉब्लम को कितने सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है, कितने तरीके मौजूद हैं, कितने तरीक़ों से हम ये सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, कई कंपनियां बना रही है। अब बंदा जो है पहले ये डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी कंपनी बना रही है, कौन कौन कहाँ तक हमारी अप्रोच है, ठीक है, जिनसे हम काम करवा सकते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे लिए बेहतर कौन सा है, ठीक है। अब यानी कि कौन किस किस बंदे से हम बनवाए तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, किस तरीके से बनाया जाए तो वो सॉफ्टवेयर तो वो हमारे लिए बेहतर है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, एक तरफ तो ये चीज़ है कि सबसे बेहतरीन चीज़ कौन सी है, एक तरफ हम ऑप्टिमल सलूशन की तरफ जाएंगे कि हमारे पास जितने पैसे और जितनी टाइम और जो चीज़ें मौजूद है उसके मुताबिक कौन सा तरीका हमें अपनाना चाहिए, ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छा भी बन जाए और जितने हमारे पैसे उसके मुताबिक बन जाए। तो इसलिए हम ऑप्टिमल सलूशन ढूंढते हैं कि हमारी पास जो रिसोर्स है उसके मुताबिक बेहतर कौन सा है, ठीक है। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि सबसे महंगा सॉफ्टवेयर, ठीक है, कौन बना रहा है और सबसे बेहतर सॉफ्टवेयर कौन बना रहा है, यानी कि ऑप्टिमल कौन बना रहा है और कॉस्टली कौन बना रहा है। हो सकता है कॉस्टली उतना अच्छा ना हो जितना कि अच्छा हम सस्ते में हमें मिल जाए। तो हम अपने पैसे जितने हमारे पास है उस लिहाज से हम सिलेक्शन करेंगे कि किस बंदे से हम अपना सॉफ्टवेयर बनवाएंगे, किस तरीके से बनवाएंगे। क्योंकि बनाने के भी बहुत से तरीके होते हैं। फिर कितना टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर को बनाने में, इस चीज़ को, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखनी। क्योंकि लेट हो जाए तो हमारा सॉफ्टवेयर रास्ते में रुक सकता है, कंप्लीट ही नहीं होगा। तो ये इन चीज़ों को सामने रखना है। फिर कितने पैसे चाहिए बनाने के लिए, कितनी एफर्ट चाहिए, ठीक है, कितने लोग बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या ये कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व हो जाएगा, क्या हो सकता है कंप्यूटर के अलावा और चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, उसके अंदर किसी और बार कोड रीडर की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, किसी और कैमरे की ज़रूरत पड़ जाए, जो कि सीसीटीवी कैमरे की, जो कि डायरेक्टली तो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, फिज़िक्स से भी रिलेटेड है वो। इस तरह और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ सकती है उसको बनाने के लिए। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है क्या वो कंप्यूटर पे पूरा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या इनपुट करेंगे सॉफ्टवेयर में, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम इनपुट किया करेंगे, अपनी रोज़ के सेल के रिकॉर्ड डालेंगे, ठीक है, चीज़ों की बारकोड एंटर किया करेंगे। फिर आउटपुट क्या देगा, वो हमें रिसिप्ट देगा, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह निकाल के देगा। ये चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम कितना बड़ा है, और वो जो हमारा प्रॉब्लम है उसको लाजमी तौर पे ऐसा किया जाता है कि जब कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है उसके पहले छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग छोटे हिस्से करते हैं और उनको अलग अलग सॉल्व करते हैं। फिर बाद में उसको जोड़ के तो अपना सॉफ्टवेयर पूरा कर देते हैं। तो ये तरीक़ाकार हम अपनाते हैं। इस तरीक़ाकार को हम डिवाइड एंड कंकर रूल कहते हैं। डिवाइड एंड कंकर रूल जो है इसको हम टॉप डाउन डिज़ाइन भी कहते हैं। इसमें हम करते क्या है कि इसमें हम अपने प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं, उसके हिस्से कर देते हैं, ठीक है, और उन हिस्सों को अलग अलग सॉल्व करके तो बाद में जो है उसको जोड़ देते हैं। तो इस तरह हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है। अब ये एग्जांपल है कि हमने अगर एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, उसके हमने पहले क्या किया, दो हिस्से कर दिए, एक स्टूडेंट्स के नाम से, एक टीचर्स के नाम से। तो उसके बाद अब जो स्टूडेंट्स है
उसके उससे रिलेटेड जो हमने चीज़ें डालनी हैं उनको अलग 3 हिस्से कर दिए। एक फ़ीस का रिकॉर्ड अलग कर दिया, स्टडीज़ यानी उसके नंबर कितने, मंथली टेस्ट में कितने आ रहे हैं, ये चीज़ें। फिर उसकी अटेंडेंस इस हिस्से को हमने अलग कर दिया। फिर अलग अलग इन चीज़ों को हम डेवलप करेंगे। इनसे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर में चीज़ें हमने डालनी है अलग अलग बना के फिर बाद में जोड़ेंगे। इसी तरह टीचर की सैलरी का सिस्टम अलग कर दिया, अटेंडेंस का सिस्टम अलग कर दिया। फिर हमारा स्टेप जो अगला फेज़ आता है वो एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम जो है ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम जो है एक सॉफ्टवेयर को बनाना किस तरह से है उसके पूरे स्टेप्स लिखते हैं। ठीक है, हम उसको इंग्लिश के अंदर सारे स्टेप लिखते हैं कि पहले हम मेन पेज बनाएंगे, उसमें ये बटन डालेंगे, उसमें ये करेंगे, वो करेंगे, ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो हम क्या करते हैं कि वो अपने एल्गोरिदम के अंदर पहले इंग्लिश के अंदर हम लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने इस तरह से हमने इस सारे सॉफ्टवेयर को बनाना है। और ये एल्गोरिदम बनाना कभी कभी बहुत मुश्किल भी हो जाता है। बड़ा सॉफ्टवेयर है तो उसको लिखने के लिए सारा कुछ सोचना, प्लानिंग करनी, ठीक है, वो सारा काम जो है हमें इसमें करना पड़ता है। अब इनपुट क्या होगा, फिर उस पर प्रोसेसिंग क्या क्या करेगा वो, ठीक है। जैसे अगर 2 चीज़ें डाली हैं प्लस करने के लिए, उनको प्लस करना उसकी प्रोसेसिंग है, फिर उसके बाद वो आउटपुट 4 दे देगा। तो इस तरह से क्या क्या आउटपुट देगा। अच्छा, फिर उसके बाद डेस्क चेकिंग भी हम करेंगे। डेस्क चेकिंग जो है ये एक टर्म है इस चीज़ से, एल्गोरिदम से रिलेटेड। इसका मतलब ये होता है कि जो एल्गोरिदम हम बना रहे हैं उसको साथ साथ कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट भी करते रहेंगे, उसको चेक भी करते रहेंगे कि क्या ये एल्गोरिदम ठीक है कि नहीं है। इस चीज़ को हम डेस्क चेकिंग कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इस डेस्क चेकिंग का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है कि हम ये देखेंगे कि क्या जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं क्या वो सॉल्व हो भी सकता है कि नहीं। एल्गोरिथम लिख के हमें ये भी चीज़ का पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, हमारा जितना टाइम उसके लिए चाहिए उसमें वो बन ही ना सके। तो इस चीज़ को वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एल्गोरिथम बनाना, ठीक है, तो इसके ऊपर एफ़र्ट बहुत ज़्यादा फिर लगती है। अच्छा, अब एग्जांपल यही है कि अगर हमने एक चाय बनानी है तो उसके सारे स्टेप क्या क्या होंगे। पहले किचन में जाएंगे, उसमें चूल्हा जलाएंगे, फिर उसमें बर्तन रखेंगे, अंदर चीज़ें पानी डालेंगे, पत्ती डालेंगे, तो प्रॉपर। अब ऐसे है कि जब हमने दूध डालना है तो वो उसी टाइम ही डालना होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पहले बर्तन रखे ही ना चूल्हे पे, पहले ही दूध ऊपर फेंक दें, ठीक है, तो वो इस तरह से चाय नहीं बन सकेगी। तो इस वजह से हर स्टेप को करने का एक टाइम भी होता है, उसको उसी टाइम में करना है। उसके बाद है फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट भी एक एल्गोरिदम ही है, ठीक है। उसको एल्गोरिदम को बनाने का पिक्टोरियल उसकी रिप्रेजेंटेशन है, यानी तस्वीरों के ज़रिए से अगर हम एक एल्गोरिदम को बनाते हैं तो उसको हम फ़्लो चार्ट कहेंगे। इसके कुछ मखसूस सिंबल होते हैं, उन्हीं की मदद से हम सारा जो है वो फ़्लो चार्ट बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें इनपुट क्या करना है, आउटपुट क्या करना है, वही सारी चीज़ें, डिसीजन बीच में आएंगे, ठीक है, क्या काम करना है या अगर नहीं करना तो फिर क्या करना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। उसका फ़्लो देखेंगे कि किस तरह से उसकी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होनी है, ठीक है, किस रास्ते पे हम जाएंगे, डाटा किस तरह फ़्लो करेगा, किधर से किधर जाएगा, ठीक है। इनपुट्स, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें बताएंगे। क्या इनपुट करेंगे इस सॉफ्टवेयर में, हम क्या आउटपुट करेगा ये। फिर उसके बाद डिसीजंस बाज़ औक़ात हम पूछते हैं, जैसे कि हम एक मिसाल है चाय बना रहे हैं, उसमें डिसीजन आता है कि क्या हमने चीनी डालनी है कि नहीं। यस, अगर डालनी है तो फिर हम उसका अलहदा से प्रोसेसिंग करेंगे कि उसमें डब्बा खोल के उसमें चीनी डालेंगे। अगर नहीं डालनी तो फिर हम सीधे ही आगे जाएंगे, चाय बनानी कंटिन्यू कर देंगे। फिर इसके प्रॉपर रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके तो फ़्लो चार्ट को बनाया जाता है। और इसको बनाने के लिए सिंबल्स खास होते हैं, उन खास सिंबल्स को सामने रखते हुए फ़्लो चार्ट बनाते हैं। पर्सनली मैं जो है वो ऐसे एल्गोरिदम को इस पे प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो मैं एल्गोरिदम लिखा करता हूँ, क्योंकि वो मुझे जो है वो इससे ज़्यादा ज़रा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। लेकिन फ़्लो चार्ट भी हम बना सकते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। उसके बाद राइटिंग द प्रोग्राम। उसके बाद जो है वो असल जो सबसे मुश्किल काम है वो शुरू हो जाएगा हमारा, वो है कोडिंग, ठीक है। हमने अब उसी एल्गोरिथम को फॉलो करके उसी पे अमल करके तो उस प्रोग्राम को कोड करना शुरू कर देना है। उसकी सारी कोडिंग करेंगे, उसके
सारे कोड लिख के तो उसको जो है क्या करेंगे कि उसको कंप्लीट करेंगे। उसको अगर हमने हिस्से कर दिए हुए हैं मुख्तलिफ, उन सारे हिस्सों को अलग अलग बना के फिर बाद में जो है उसको क्या करेंगे कि उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, उसको जोड़ देंगे और फिर हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो असल में ये कोडिंग करना है क्या, एल्गोरिदम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना, यानी उसी एल्गोरिदम में जो हमने लिखा था वही अब हमने उसको प्रैक्टिकल जो है वो शक्ल दे देनी है। ठीक है, उसको यानी कि हमने बना देना है। यानी एल्गोरिदम आप सोच लो कि जैसे हमने एक नक्शा बनाया था मकान का, अब ऊपर जो मकान बन गए वो क्या है कि वो प्रोग्राम है। अच्छा, अब सबसे पहले एक प्रोग्राम क्या चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, तो प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ स्टेप्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ये कुछ हिदायत होती हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं और उन हिदायत की मदद से हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये प्रोग्राम है। अच्छा, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सारी जो टर्म्स है छोटी छोटी इस तरह की डेफिनेशंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक के हवाले से तो ये डेफिनेशंस को जो है ये आपने साथ से याद करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये एक लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, जिसकी मिसाल है C++, सी शार्प, जावा। ठीक है, बहुत सी लैंग्वेजेस है। इन लैंग्वेजेस के ज़रिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और इन लैंग्वेजेस का अपने जो है वो रूल्स होते हैं कि उनको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, अब प्रोग्रामर कौन होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है और सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन है। असल में ये तीनों एक ही बंदे का नाम है। ठीक है, इन तीनों का काम क्या होता है, इनका काम सॉफ्टवेयर को बनाना होता है। ठीक है, कोडिंग करना, ये सारा कुछ जो लोग करते हैं उनको हम प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो वो लोग जो कि प्रोग्राम को डेवलप करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को वो इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें, तो उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। उसके बाद सिंटेक्स क्या चीज़ है। सिंटेक्स जो है ये ग्रामेटिकल रूल्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ठीक है, जिनको हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। यानी कि अगर उसका एक रूल है लैंग्वेज का कि यहाँ पे कॉलन डालना है, कॉलन अगर डालना है हम उसकी जगह कॉमा डाल दें तो वो एरर है। ठीक है, तो वो हमें हमारे प्रोग्राम को जब हम उसको टेस्ट करेंगे चला के तो वो हमें एरर देगा कि ये यहाँ पे इसने गलती कर दी है। उसके बाद फेज़ आ जाता है टेस्टिंग एंड डिबगिंग का। सॉफ्टवेयर को बनाते हुए साथ साथ चेक भी करना ज़रूरी है। थोड़ा सा प्रोग्राम बनाया साथ ही चला के देखें। ठीक है, इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि हम एक सॉफ्टवेयर पहले पूरा बना लें बाद में एक ही दफ़ा चेक करेंगे। ये अप्रोच बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, क्योंकि इससे ये होगा कि आप पूरा सॉफ्टवेयर लिख चुके होंगे, आपकी मेहनत हो चुकी होगी, बाद में हो सकता है 500 गलतियाँ आ जाए, फिर एक ही गलती को ढूंढ कर ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए थोड़ा सा कोड बनाएं, उसको साथ ही चला के देखें, वो ठीक है अगर तो आगे चलेंगे, अगर जो एक दो गलती उसमें मिलती हैं उसको उधर ही ठीक कर दें। तो ये अप्रोच जो है इसके लिए अपनाई जाती है। उसके बाद डिबगिंग क्या चीज़ है। डिबगिंग इज़ फाइंडिंग एंड रिमूविंग ऑफ द एरर्स। ठीक है, जो भी खराबियाँ सॉफ्टवेयर को बनाते हुए जो हमें मिलेगी उनको ढूंढना और उन खराबियों को, एरर्स को ठीक करना, इसको डिबगिंग कहते हैं। उसके बाद बग क्या चीज़ है। बग कोई भी एरर होता है। ठीक है, और उस एरर को जो है ठीक करने को हम डिबगिंग कहते हैं। अच्छा, उसके बाद टेस्टिंग। ठीक है, ये मैंने आपको जैसे बताया कि साथ साथ टेस्ट करना है इसको। ठीक है, एक वक्फा रख लें कि हम कहते हैं ये 5 लाइनें कोड की जब लिखेंगे उसको फिर चला के देखा करेंगे। ठीक है, तो उस लिहाज से उसको साथ साथ टेस्ट करते रहेंगे। ठीक है, और एंड पे सारा बनाने के बाद हमने जो है उसको एक ही दफ़ा यानी कि हम कहें कि एंड पे टेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, साथ साथ टेस्ट करते रहना। अच्छा, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, टाइप्स ऑफ एरर्स। ये क्वेश्चन जो है ये वैसे भी जो है ये पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसको तैयार करना। अच्छा, इसमें एरर्स 3 तरह के हैं जो कि आ सकते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में। सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर है और तीसरा रन टाइम एरर या फिर एग्जीक्यूशन एरर भी इसको कहते हैं। पहला सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर ऐसा एरर होता है जो कि अगर हम जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उनको फॉलो ना करें उस सूरत में आता है। यानी कि हमने
अगर फ़र्ज़ करें प्रिंट लिखना था, तो प्रिंट की जगह हम प्रिंट का हमने टी नहीं लिखा, प्रिंट लिख दिया, तो उस सूरत में एरर आ जाएगा। और वो जो एरर है कंप्यूटर उसको डिस्प्ले कर देगा कि आपने ये चीज़ गलती की है। यानी कि कुछ रूल्स हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। अच्छा, अब जो कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर कंपाइलर होता है जो कि उस आईडीई के अंदर होता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर होता है जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, वो कंपाइलर ऐसे एरर्स को ढूंढ सकता है, ठीक है। और वो ढूंढ कर हमें बता देगा कि आपने ये गलती कर दी है। उसको फिर हम जितनी जितनी जगह पे हमने वो जहाँ जहाँ पे गलती की होगी हम वहाँ पे जाके उसको ठीक कर लेंगे। वो सारी जगह का हमें बता देगा खुद ब खुद कि आपने यहाँ पे गलती की है। अच्छा, एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताई, प्रिंट की जगह अगर हम PINT लिख देते हैं तो वो हमें बता देगा कि आपने यहाँ पे गलती की है। उसके बाद लॉजिकल एरर है, सबसे मुश्किल एरर है ये, ठीक है। इसको ढूंढना सबसे मुश्किल है। ये ऐसा एरर है जो कि यूज़र जब जो प्रोग्रामर है वो लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए जो प्रोग्राम बनाता है, बनाते हुए उसमें अगर वो गलत लॉजिक इस्तेमाल कर दें, यानी कि उसने 3/4 लिखना था, उसने 3 × 4 लिख दिया। कंप्यूटर के लिए तो दोनों चीज़ें ठीक है, स्टेटमेंट तो वैलिड है, सिंटेक्स तो ठीक है, कंप्यूटर तो उसको मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन होगा क्या, हमारा जो प्रोग्राम जो हम बनाने चाह रहे थे, ठीक है, वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी एरर्स को कंप्यूटर नहीं पकड़ सकता, ठीक है। कंपाइलर ऐसी एरर्स को नहीं ढूंढ सकता, ये हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं और इस पर टाइम बहुत ज़ाया होता है, ठीक है, और इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। तो ऐसी एरर्स को से हमें बचने के लिए मुख्तात रहना चाहिए जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारा अपना गलत इनपुट डालने से ये मसला हो सकता है। अच्छा, ठीक है, तो ये मुश्किल होता है इस पर जो है वो ये कि इसको ढूंढना मुश्किल है और टाइम बहुत ज़ाया करता है। जैसे कि 3 - 5 हमने लिखना था, हमने 3 + 5 लिख दिया, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर जो है उसको एग्जीक्यूशन एरर भी कहते हैं। ये वो एरर होते हैं जो कि तब आते हैं जब हम कंप्यूटर को कोई ऐसा काम करने के लिए कह देते हैं जो कि वो कर ही नहीं सकता, ठीक है, जो कि इलीगल ऑपरेशन है, जो कि उसकी हदूद से बाहर है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि प्रोग्राम चलते हुए जब ऐसा एरर आएगा तो वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा और मैसेज आ जाएगा कि यहाँ पे जो है एग्जीक्यूशन एरर है। और ऐसे एरर्स को कंपाइलर ढूंढ सकता है। ऐसा एरर है क्या, डिवीजन बाय ज़ीरो। अगर हम एक एग्जांपल है, हम अगर उसके अंदर हमने मतलब फ़र्ज़ करें 4/0 लिख दिए, डिवीजन बाय ज़ीरो मैथ में अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा कि रन टाइम एरर आ जाएगा और प्रोग्राम रुक जाता है। ये 3 टाइप्स है एरर्स की। नेक्स्ट जो हमारा फेज़ है प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल का, वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि अब प्रोग्राम हमने बना दिया, उसको पूरी तरह टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद हमें पता चला कि ये सॉफ्टवेयर अब ठीक है, ठीक काम कर रहा है, ठीक है, मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, सारा काम फंक्शनैलिटी ठीक है। अब हम उस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर रन कर देंगे। जो सिस्टम जिस तरह का कंप्यूटर चाहिए उसके लिए वो उसको अवेलेबल करके तो उसके ऊपर फिर जो है वो सॉफ्टवेयर को हम उसमें डाल देंगे, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को फिर चला देंगे। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर बन गया है, काम कर रहा है। उसके बाद एक और फेज़ आ जाता है मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। यानी कि सॉफ्टवेयर जब यूज़र इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसको इस्तेमाल करते हुए भी कुछ एरर मिलते रहेंगे। बाज़ का तो ऐसे होता है कि कुछ ख़राबियाँ फिर भी रह जाती हैं जो हमें नहीं मिली होती। उन एरर्स को जो है वो हम क्या करते हैं, साथ साथ ढूंढते रहते हैं और उनको जो है वो साथ साथ ठीक करते रहते हैं, ठीक है। आमतौर पर ऐसे होता है कि यूज़र जो मतलब है कि हमारा क्लाइंट है जिसने सॉफ्टवेयर बनवाया है वो उसको ऐसे एरर मिलते हैं, वो फिर हमें बता देता है जो डेवलपर होते हैं और वो फिर उसको ठीक करके वापस उसको भेज देते हैं। तो ठीक है, तो इस चीज़ को मेंटेनेंस कहते हैं, ठीक है। जो भी फ्यूचर में एरर्स आते रहेंगे उनको ठीक किया जाएगा। उसके अलावा फिर कुछ अपडेट्स भी हम उसमें डाल सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर बना दिया है, महीने बाद यूज़र हमें कहता है कि इसमें जो है ये चीज़ नहीं डाल दो, ठीक है, एक थीम और डाल दो, तो वो हम उसको बाद में
डाल के देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम जो है वो अपडेट करेंगे, ये काम भी साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ें भी उसमें इम्प्रूव करनी है, कोई चीज़ें निकालनी है, ये सारा काम जो है ये साथ साथ फिर चलता रहता है। तो ये जो सारा सिलसिला चलता है, इस पर हम मुख्तलिफ वर्जन्स जो है उस सॉफ्टवेयर के निकालते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई एक सॉफ्टवेयर है, उसका पहले वर्जन 1 आता है, फिर वर्जन 1.2, 1.3, फिर वर्जन 2 आ जाता है, ठीक है। गेम्स वगैरह में इस तरह से आप देखा होगा। तो ये वर्जन इसी तरह ही होता है कि जिसमें वो उस चीज़ को अपडेट करते रहते हैं, उस सॉफ्टवेयर को, और वो फिर अपडेट करने के बाद जो है वो नए जब एक चीज़ को अपडेट कर किया जाता है तो उसका वर्जन नंबर चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरह से उसके साथ साथ वर्जन बनाते हैं हम, और उन सारे वर्जन्स की जो हिस्ट्री है उसको भी साथ साथ हम अपने डॉक्यूमेंट्स में नोट करते रहते हैं। आखिरी फेज़ है इसका डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन जो है ये भी बहुत ज़रूरी इसका फेज़ है, यानी कि प्रोग्राम को बनाते हुए साथ साथ उसके बारे में, ठीक है, हम लिखते रहते हैं। पूरे सॉफ्टवेयर का जो साइकिल है, हर प्रोसेस में साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन चलती रहती है, मुख्तलिफ तरह की डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में सारी तफसीलात लिखते हैं, ठीक है। यानी कि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे पहला जो उसका स्टेप है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, वहाँ पर ही डॉक्यूमेंट जो है शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करके लिखना, वो चीज़ भी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा जाता है। अच्छा, अब डॉक्यूमेंटेशन जब हमने की होती है तो उसका हमें एक फ़ायदा ये होता है कि जब हमने सॉफ्टवेयर में कोई नई चीज़ डालनी है, उसको अपडेट करना है, तो अपडेट करते हुए हमें फ़ायदा जो है उन डॉक्यूमेंट्स का होता है कि हमें उस डॉक्यूमेंट उस सॉफ्टवेयर की पहले ही जो है उसके सारे डिज़ाइन, उसकी जो फंक्शनैलिटी, उसका एल्गोरिदम, सारा कुछ हमारे पास लिखा होता है, और उधर से देख के उस लिहाज से हम उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो नई चीज़ डालनी है और वो डालनी फिर हमारे लिए आसान हो जाती है उस सूरत में जब डॉक्यूमेंट्स लिखे गए होते हैं पहले से। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि डॉक्यूमेंट हर चीज़ के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। जैसा कि हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो उसके बारे में भी लिखेंगे, कोड के बारे में, फिर जैसे मैंने बताया कि टेस्ट करते रहेंगे तो उसकी भी साथ साथ हम जो है वो वर्जन हिस्ट्री सारी वो लिखेंगे, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ तरह के डॉक्यूमेंटेशन है। अब डॉक्यूमेंटेशन की दो टाइप्स हैं, एक यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, दूसरी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन वो होती हैं जो यूज़र उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेगा उसके लिए होती है। जैसा कि यूज़र मैनुअल होता है, जो कि हम जब एक टीवी ख़रीदते हैं, उसके अंदर आपको एक कॉपी मिलती है, ठीक है। उस कॉपी में क्या लिखा होता है कि उस टीवी को कैसे इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ जिसको हम यूज़र गाइड कहते हैं, ठीक है। वो चीज़ सॉफ्टवेयर के बारे में भी बनाई जाती है और वो सॉफ्टवेयर के अंदर डाली जाती है, ताकि जो जिसने इसको इस्तेमाल करना है उसे पता हो कि मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। उसमें उसका सारा इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार लिखा जाता है। ये फ़ाइल रीडमी के नाम से भी होती है, ठीक है, यूज़र मैनुअल के नाम से, यूज़र गाइड के नाम से, ठीक है, ऐसे नाम से ये सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड की जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, ये वो डॉक्यूमेंटेशन है जो कि डेवलपर के लिए होती है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर को बना रहा है ये उसके लिए होती है। इसमें एल्गोरिथम है, ठीक है। इसमें जो दूसरे ईआरडी डायग्राम्स वगैरह होती हैं कुछ इस तरह की, ठीक है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें ये यूज़र के काम की नहीं है, ये उसके काम की है जो सॉफ्टवेयर को बनाता है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये डेवलपर के पास होती हैं। अच्छा, अब जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कौन कौन सी तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जिसमें हम सारे रिक्वायरमेंट लिखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो हम बनाएंगे इसके क्या क्या फंक्शन होंगे। फिर उसके बाद हम अपना एल्गोरिदम लिखते हैं जिसमें हम सारा तरीक़ाकार लिखते हैं कि हमने ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनाना है, ठीक है, उसके सारे स्टेप्स। फिर फ़्लो चार्ट्स और एल्गोरिदम लिखे जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम सारा जो है उसके चार्ट्स बनाते हैं। इसके अलावा डायग्राम्स होती हैं, ईआरडी है, डीएफडी है, ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये एडवांस चीज़ें हैं, ये भी आपके काम की नहीं है, ठीक है। तो ये भी होती हैं जो कि हम पहले बनाते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम जब हम लिखते हैं तो उसके साथ ये भी बनाई जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो टेस्ट हम करते रहेंगे, ठीक है, उस टेस्ट से जो भी हमें डाटा हासिल होगा वो सारा भी लिखेंगे, ठीक है। उसकी
जैसे मैंने बताया कि वर्जन हिस्ट्री, फिर उसके बाद टेस्ट से जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी सारे नोट करेंगे। उसके बाद हमने जो चीज़ें ठीक की है उसमें चेंज की हैं, ठीक है, जो नई चीज़ें डाली हैं, अपडेट्स डाली हैं, जो भी नए नए वर्जन उसके निकाले हैं, वो सारा कुछ उसका भी डॉक्यूमेंट जो है वो हम लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जो इस्तेमाल के बाद में उसमें जो चेंजेस आती रही हैं, जो निकाल दिया है, जो कुछ भी है उसका डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसका भी डॉक्यूमेंट लिखेंगे। अच्छा, ये सारे तो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने अभी आपको जो बताए हैं, जो 5 अभी पॉइंट्स बताए हैं। उसके बाद जो 6वां पॉइंट लिखा हुआ है वो यूज़र गाइड के बारे में। ठीक है, वो यानी कि वही वो यूज़र डॉक्यूमेंट है जो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जो कि एक यूज़र मैनुअल होता है जिसमें तरीक़ाकार लिखा होता है कि एक सॉफ्टवेयर को किस तरह इस्तेमाल करना है।